नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल राज जी के स्टडी पर। आई होप कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो पशुपालन की एक सीरीज पहले आ चुकी है और उसी कड़ी में हम पशुपालन टेस्ट सीरीज भाग 2 को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करते हुए प्रत्येक प्रश्न को पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले वीडियो को लाइक कर दे, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने वीडियो पर। पशुपालन टेस्ट सीरीज भाग 2, इसमें हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, दूध का पीला रंग किस कारण से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कैरोटीन के कारण दूध का पीला रंग होता है। और यह पूछ लिया जाए कि दूध का सफेद रंग किस कारण से होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा केसिन। ठीक है। और ये टेनिन क्या है? टेनिन एक प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट है। ये जो टेनिन है वो जुगाली करने वाले पशुओं के लिए सबसे अच्छा आहार माना जाता है। अगर इसको पशुओं के आहार में मिलाकर दिया जाए तो पशुओं के मांस में वृद्धि होती है। मांस उत्पादन के लिए भी इसको दिया जाता है, मांस में वृद्धि होती है। दुधारू पशुओं में दिया जाए तो उससे दूध उत्पादन में वृद्धि होती है। और जो टेनिन है वो सर्वाधिक कहां पर पाया जाता है? तो कच्चे फलों में पाया जाता है। बिना पके हुए फलों में क्या पाया जाता है? तो टेनिन। उसके साथ ही पशुओं में उपापचय जो क्रिया होती है, चयापचय क्रियाओं में सुधार आता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और एंथोसाइनिन क्या चीज है? एंथोसाइनिन भी एक रंजक है। कोई भी फल, फ्रूट, सब्जी जो भी होती है उसके अंदर इसके कारण लाल रंग होता है। ठीक है। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, एंथोसाइनिन के कारण गाजर का लाल रंग हो जाता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो दूध का पीला रंग किस कारण से होता है? तो कैरोटीन के कारण होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, राष्ट्रीय गाय एवं भैंस प्रजनन योजना कब चलाएगी? इसका आंसर हो जाएगा ए, 2001-2 में चलाई गई थी। अब ये पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय भैंस अनुसंधान संस्था कहां पर है? तो राष्ट्रीय भैंस अनुसंधान संस्था है हिसार, हरियाणा में। कहां पर है? हिसार, हरियाणा में। और ये पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय गाय अनुसंधान संस्था कहां पर है? तो ये है मेरठ में। मेरठ यूपी में स्थित है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, उठनी का गर्भकाल कितने दिनों का होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 390 दिनों का होता है। अब ये पूछ लिया जाए कि सबसे कम गर्भकाल किसका होता है? तो वो होता है मुर्गी का। मुर्गी का गर्भकाल कितने दिनों का होता है? 21 दिनों का होता है। उससे आगे पूछा जाए तो सुअर का। सुअर का कितने दिनों का होता है? 120 दिनों का होता है। उसके आगे पूछा जाए तो बकरी का। बकरी का कितने दिनों का होता है? 145 दिनों का। और उससे आगे हम बढ़े तो भेड़ का। भेड़ का कितने दिनों का होता है? 150 दिनों का। उससे आगे गाय का देख लेते हैं, और गाय का कितने दिनों का होता है? 282 दिनों का। ठीक है, लगभग 9 महीने एवरेज मान लेते हैं। उससे आगे बढ़े हम तो भैंस का कितने दिनों का होता है? भैंस का होता है 310 दिनों का। ठीक है, और एग्जैक्टली 307 दिन। और इससे आगे बढ़े तो ऊँटनी का गर्भकाल होता है, और ऊँटनी का गर्भकाल होता है 390 दिन। ये पूछ लिया जाए कि घोड़े का कितने दिनों का होता है? घोड़े का गर्भकाल होता है 340 दिनों का। सबसे ज्यादा दिनों का जो गर्भकाल होता है वो किसका होता है? तो सर्वाधिक दिनों का गर्भकाल होता है वो होता है हथिनी का। हथिनी का जो गर्भकाल होता है वो 640 दिनों का होता है। ठीक है, उसका आधा कर ले तो कितना हो जाएगा? 300। और 340 दिनों का किसका होता है? तो घोड़ी का होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ऊँटने का गर्भकाल कितने दिनों का होता है? तो ऊँटने का गर्भकाल होता है 390 दिनों का। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से टोगनबर्ग किस पशु की नस्ल है? इसका आंसर हो जाएगा बी, बकरी की नस्ल है। इसका उत्पत्ति स्थान कहां से है? तो इसका उत्पत्ति स्थान है स्विट्जरलैंड से। स्विट्जरलैंड से इसकी उत्पत्ति है। और ये जो बकरी है वो होती है सिंग रहित। सिंग रहित बकरी की नस्ल है, विदेशी बकरी की नस्ल है जो सिंग रहित होती है। तो वो कौन सी है? टोगनबर्ग है। और ये एक दुधारू नस्ल है जो कितना लीटर दूध देती है? 5 से 6 लीटर दूध देती है। 5 से 6 लीटर दूध देती है। इसका उत्पत्ति स्थान है स्विट्जरलैंड। इसके सिंग नहीं होते, सिंग रहित है और विदेशी नस्ल है। और विदेशी नस्लों में सिंग रहित नस्ल कौन सी है? तो टोगनबर्ग नस्ल है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस मुर्गी के अंडे का रंग भूरा होता है? असील, कड़कनाथ, रोड आइलैंड रेड, व्हाइट लेग हॉर्न। इसका आंसर हो जाएगा सी, रोड आइलैंड रेड जो मुर्गी है उसके जो अंडे होते हैं वो भूरे रंग के होते हैं। और इसका उत्पत्ति स्थान कहां से है? तो इसका उत्पत्ति स्थान है अमेरिका। उसके अलावा हम देखें, असील के जो मुर्गे होते हैं वो लड़ाकू नस्ल के होते हैं। तो असील नस्ल किसकी है? मुर्गी की है। और ये लड़ाकू नस्ल है। कड़कनाथ जो नस्ल है उसका जो मांस होता है वो काले रंग का होता है और इसमें सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, रोड आइलैंड रेड है जो विदेशी नस्ल है और इसके अंडे
भूरे रंग के होते हैं, ये इसकी विशेषता होगी। और व्हाइट लेग हॉर्न, ये जो मुर्गी है वो सर्वाधिक अंडे देने वाली मुर्गी है। कौन सी? व्हाइट लेग हॉर्न। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी औषधि का प्रयोग कर पशु को लगे किसी घाव से रक्त को रोका जा सकता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फिनाइल, निकोटिन सल्फेट, गंधक या कत्था? इसका आंसर हो जाएगा डी, कत्था। ये जो कत्था है पशु के लगे हुए घाव से रक्त को रोकने का काम करता है। फिनाइल किस काम आता है? फिनाइल जो है वो पशुओं के लगे हुए घाव को धोने के काम में आता है। ये जो निकोटिन सल्फेट है वो किस काम आता है? आंतरिक कृमियों को मारने के काम आता है। किसके काम आता है? पशु के शरीर के अंदर जो कृमि होते हैं उनके मारने के काम क्या आता है? तो निकोटिन सल्फेट आता है। उसके बाद हम बात करें गंधक की, तो गंधक किस काम में आता है? गंधक है हल्का रेचक जो पशुओं में दस्तावार के लिए काम में आता है। और ये जो फिनाइल है वो पशु के घाव को धोने के लिए, निकोटिन सल्फेट है वो आंतरिक कृमियों को मारने के लिए, गंधक है वो हल्का रेचक होता है और पशु में दस्तावार के लिए काम में लाया जाता है। और जो कत्था है ये पशुओं में रक्त को बहने कौन रोकता है? तो कत्था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। कत्था होता है वो पशु को लगे हुए घाव से रक्त को रोकने का काम करता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। एनडीआरआई का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एनडीआरआई का पूरा नाम है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था और इसकी फुल फॉर्म है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। और ये कौन सी है? तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एनडीआरआई का पूरा नाम क्या है? तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय पक्षी अनुसंधान संस्था कहां पर है? राष्ट्रीय पक्षी अनुसंधान संस्था है इज्जतनगर, इज्जतनगर यूपी में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था एनडीआरआई ये कहां पर स्थित है? तो ये स्थित है करनाल, हरियाणा। ठीक है, करनाल हरियाणा में स्थित है। उसके बाद हम देखें तो राष्ट्रीय मांस उत्पादन संस्था कहां पर है? तो राष्ट्रीय मांस उत्पादन संस्था है हैदराबाद में। ठीक है, हैदराबाद कहां पर है? तो आंध्र प्रदेश। उसके बाद हम देखें तो राष्ट्रीय सूअर अनुसंधान संस्था कहां पर स्थित है? तो गुवाहाटी में। और ये जो गुवाहाटी है वो कहां पर स्थित है? तो आसाम में। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। दूध का गुणधर्म कैसा होता है? अम्लीय, क्षारीय, उभयधर्मी या निलंबित? तो इसका आंसर हो जाएगा उभयधर्मी होता है। ठीक है, अभी जो दूध है इसका पीएच कितना होता है? एवरेजली हम देखें सभी पशुओं में तो इसका पीएच होता है 6.5 से 6.7। ठीक है, 6.5 से 6.7 एवरेजली हम देखें तो ये कहां तक पहुंच गया है? तो 7 पीएच तक पहुंच गया है। ठीक है, अम्लीय भी नहीं और क्षारीय भी नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा उभयधर्मी। वैसे ये जो दूध होता है वो हल्का अम्लीय होता है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। तो ऐसा प्रश्न आ जाए कि दूध का गुणधर्म कैसा होता है, इसमें अम्लीय भी हो, क्षारीय भी हो, उभयधर्मी भी हो, तो आपको क्या राइट करना है? उभयधर्मी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस रोग में पशु का शरीर धनुष के आकार का दिखाई देता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, फिडकिया। फिडकिया जो बीमारी है इसके अंदर पशु का जो शरीर का आकार हो जाता है वो हो जाता है धनुष के आकार का। और ये कौन से पशुओं में होता है? सर्वाधिक खाने वाले और सब कुछ खाने वाले पशुओं में होता है। और जो सब कुछ खाते हैं वो कौन से? भेड़ और बकरी। भेड़ और बकरी का ये प्रमुख रोग है। और इसमें क्या होता है? तो पशु के पेट में गैस बनती है और तेजी से दुखने लगता है और अचानक इसमें पशु की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। मुर्गियों में रानीखेत बीमारी का टीका कितनी उम्र में लगाया जाता है? 1 सप्ताह, 3 सप्ताह, 5 सप्ताह या 2 सप्ताह? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 2 सप्ताह में। 2 सप्ताह की उम्र की मुर्गी होती है उसमें टीका लगाया जाता है। कौन सा? रानीखेत बीमारी का। जो रानीखेत बीमारी है वो किस में फैलती है? फर्स्ट बात तो होगी मुर्गियों में। मुर्गियों में फैलने वाली बीमारी है और किससे फैलती है? तो वायरस द्वारा फैलती है। इसमें मुर्गियों में पंखों में लकवा मार जाता है। फर्स्ट बात तो ये होगी। ठीक है, सेकंड बात ये होगी वायरस द्वारा फैलती है, मुर्गियों में फैलती है। उसके बाद इसमें हरे कलर के दस्त करने लगते हैं और सांस लेने में इनको प्रॉब्लम होती है। और सांस लेने में प्रॉब्लम होती है तो इनके मुंह से सीटी की आवाज आती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। प्रश्न आ सकता है कि कौन सी बीमारी है इसमें सीटी की आवाज आती है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? रानीखेत बीमारी। ठीक है, और कौन सी बीमारी है जिसमें मुर्गियों में पंखों में लकवा मार जाता है? तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? रानीखेत बीमारी। ऐसे इसमें बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं। ठीक है, और इसमें कौन सा टीका लगाया जाता है? जो 2 सप्ताह की उम्र में लगाया जाता है, आरडीएम वैक्सीन। और ये जो मुर्गियों में रानीखेत बीमारी होती है वो छोटी उम्र के चूजों में होती है। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मांस के लिए प्रसिद्ध भारतीय बकरी है बारबरी, बीटल, ब्लैक बंगाल या जमुनापरी? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्लैक बंगाल। ब्लैक बंगाल जो बकरी की नस्ल है इसका उत्पत्ति स्थान कहां से है? तो पश्चिम बंगाल से।
पश्चिम बंगाल के साथ ये कहां पर पाई जाती है? बांग्लादेश में पाई जाती है, पश्चिम बंगाल में पाई जाती है, असम में पाई जाती है और उड़ीसा में पाई जाती है। और ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो मांस के लिए। इससे सर्वाधिक मांस का उत्पादन होता है। ब्लैक बंगाल इसको बांग्लादेश की गरीबी मिटाने वाली नस्ल के नाम से जाना जाता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। इनमें नर दोनों ही कम उम्र में यौन परिपक्व हो जाते हैं। और हम बात करें इनके शारीरिक विशेषता की, तो ये काले रंग की होती है और ऊपर व्हाइट कलर के निशान होते हैं। काले रंग की व्हाइट कलर के निशान लिए हुए, और इसके पैर होते हैं छोटे छोटे पैर वाली काले रंग की और व्हाइट कलर के निशान लिए हुए ये बकरी होती है। कौन सी बकरी होती है? तो ब्लैक बंगाल। और ये मांस के लिए प्रसिद्ध है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पशुओं में थन सूजन क्या कहलाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? थन सूजन को कहते हैं बी, मेस्टाइटिस कहते हैं। और ये जो मेस्टाइटिस है वो एक प्रकार का रोग है जिसके अंदर थन सूज जाते हैं पशु के, ठीक है। और इसी को थनैला रोग के नाम से जाना जाता है। मेस्टाइटिस जो रोग है इसी को थनैला रोग के नाम से जाना जाता है, जिसमें थन सूज जाते हैं। और ये सर्वाधिक दूध देने वाले पशुओं में होता है। और इसके लक्षण क्या है? जब हम दूध निकालते हैं तो उसमें पहले तो पीले रंग का दूध निकलता है, उसके बाद ये लाल रंग का हो जाता है और उसके साथ में खून निकलने लगता है। और ये किसकी विशेषता है? तो थनैला रोग की विशेषता है। और जो थनैला रोग है उसको मेस्टाइटिस के नाम से जाना जाता है। और उसमें क्या होता है? तो थन सूज जाता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। गलत युग्म, इसमें कौन सा गलत युग्म है? देख लेते हैं। भेड़ मगरा, भेड़ की नस्ल है मगरा, ठीक है। ऊंट, ऊंट की नस्ल है मेवाड़ी है। बकरी सिरोही, और भैंस ब्लैक बंगाल। तो इसका आंसर हो जाएगा भैंस ब्लैक बंगाल सी, क्योंकि जो ब्लैक बंगाल है वो बकरी की नस्ल है। अब ये जो मगरा भेड़ है वो कहां पर पाई जाती है? राजस्थान के बीकानेर में पाई जाती है। ऊंट की मेवाड़ी नस्ल है, इसका उत्पत्ति स्थान कहां से है? तो मेवाड़ से है। और मेवाड़ में कौन सा? उदयपुर, ठीक है। और ये जो ऊंट है, मेवाड़ी ऊंट है, इसकी प्रमुख विशेषता ये होती है कि इसका जो होंठ होता है, निचला होंठ, वो लटका हुआ रहता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ब्लैक बंगाल तो आपको पता ही है, पश्चिम बंगाल में इसका उत्पत्ति स्थान है। ब्लैक कलर की होती है, व्हाइट कलर के उसके ऊपर धब्बे होते हैं, और ये मांस के लिए पाली जाती है। और जो बकरी है, जो सिरोही, ये एक दुधारू नस्ल है, सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है, और राजस्थान में इसका उत्पत्ति स्थान है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से गाय की नस्ल नहीं है? गिर, राठी, सुरती या कांकरेज? तो इसमें आंसर हो जाएगा सी। ये जो सुरती नस्ल है वो है भैंस की नस्ल है। और ये जो गिर, राठी और कांकरेज, ये तीनों नस्लें हैं गाय की नस्ल है, जिसमें से कांकरेज और राठी जो नस्ल है, कांकरेज और जो राठी नस्ल है द्विपरियोजनी नस्ल है। द्विपरियोजनी नस्ल किसको कहा जाता है? तो ये दुधारू भी है और इसको काम में भी लिया जाता है, कृषि कार्यों में या किसी भी बोझ ढोने में इसको किसी भी काम में लिया जाता है। और ये जो गिर नस्ल है, ये नस्ल है दुधारू नस्ल, और इसका उत्पत्ति स्थान कहां से है? तो काठियावाड़ी क्षेत्र, गुजरात। और ये जो राठी है वो है द्विपरियोजनी। कांकरेज भी द्विपरियोजनी नस्ल है। जो गिर नस्ल है वो दुधारू नस्ल है। इसको क्या कहा जाता है? राजस्थान की कामधेनु के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसको सर्वाधिक कृषि कार्यों में काम में लिया जाता है, राठी नस्ल को। ये कृषि कार्यों में भी काम में आती है और ये दूध भी अच्छा दे लेती है, इसलिए इसको राजस्थान की कामधेनु के नाम से जाना जाता है। उसके अलावा जो कांकरेज नस्ल है, इसका उत्पत्ति स्थान गुजरात का कच्छ का रण क्षेत्र, ठीक है। और ये जो कांकरेज नस्ल है, इसकी ये विशेषता है कि इनके जो पशु हैं वो सवाई चाल चलते हैं। कौन सी चाल चलते हैं? सवाई चाल चलते हैं। कौन सी नस्ल के पशु? कांकरेज नस्ल के पशु। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में प्रथम पशु, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत में जो प्रथम पशु गणना हुई थी वो 1919 में हुई थी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। और वर्तमान में जो लेटेस्ट पशु गणना हुई थी 2018 में, ठीक है। भारत की जो प्रथम पशु गणना हुई थी वो कब हुई थी? तो 1919 में। और एग्जाम में प्रश्न ये आ जाए कि स्वतंत्र भारत के बाद सबसे पहली पशु गणना कब हुई थी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था। उसके बाद जो प्रथम पशु गणना हुई थी वो हुई थी 1951 में। स्वतंत्र भारत में सबसे पहली पशु गणना हुई थी 1951 में, और भारत में सबसे पहली पशु गणना हुई थी, इसका आंसर हो जाएगा 1919 में। और जो लेटेस्ट पशु गणना हुई थी वो कब हुई थी? 2018 में। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भेड़ में मैथुन की क्रिया क्या कहलाती है? कीडिंग, टपिंग, सर्विंग या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, टपिंग। भेड़ में मैथुन की क्रिया मतलब प्रजनन की क्रिया क्या कहलाती है? तो टपिंग कहलाती है। और इसके अलावा जितने भी बाकी पशु हैं, जो दुधारू पशु हैं, जिसमें गाय हो गई, भैंस हो गई, बकरी हो गई, यहाँ तक कि मुर्गी होगी, इन सभी में मैथुन की या प्रजनन की क्रिया क्या कहलाती है? तो
क्या कहलाती है? सर्विंग। ओनली फॉर भेड़ है, उसकी जो मैथुन की क्रिया है, इसके प्रजनन की क्रिया है, वो क्या कहलाती है? तो टपिंग कहलाती है। इसके अलावा जितने भी पशु हैं उनमें मैथुन की क्रिया सर्विंग कहलाती है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मुर्गियों का गर्भकाल कितने दिनों का होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुर्गियों का जो गर्भकाल होता है वो होता है 21 दिनों का। सभी पशुओं में सबसे कम गर्भकाल होता है मुर्गी का। उसके अलावा जो 150 दिनों का होता है वो किसका होता है? भेड़ का होता है। 120 दिन किसका होता है? तो सुअर का होता है। 115 से 120 दिन भी कह सकते हैं इसको। और एग्जाम में ऐसा पूछ लिया जाए कि मुर्गी के 2 अंडे देने के बीच का अंतराल कितना होता है, तो कितना होता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 22 से 28 घंटे। 22 से 28 घंटे के बीच के अंतराल में मुर्गी 2 अंडे देती है। पहला अंडा कब देती है? 21 दिन में। मुर्गियों का जो गर्भकाल होता है वो कितने दिनों का होता है? तो 21 दिनों का होता है। ठीक है, 21 दिनों में तो मुर्गी अंडा देती है। उसके बाद जो अंडा देती है कितने टाइम में देती है? तो 22 से 28 घंटे के टाइम में देती है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और एग्जाम में ऐसा पूछ लिया जाए कि मुर्गी की कौन सी है जिसमें वो सर्वाधिक अंडे देती है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 32 से 35 सप्ताह की जो मुर्गी होती है वो अपने जीवन काल में सर्वाधिक अंडे देती है। तो 2 अंडों के अंतराल का समय कितना होता है? तो 2 अंडों के अंतराल का समय होता है 22 से 28 घंटे। ठीक है, और मुर्गियों में गर्भकाल कितने दिनों का होता है? तो 21 दिनों का होता है। 21 दिनों के बाद मुर्गी अंडा देती है। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, है क्या है? तो है क्या चीज है? पशुओं का गीला चारा, पशुओं का बीज युक्त चारा, पशुओं को दिया जाने वाला दाना, या पशुओं का सूखा चारा। इसका आंसर हो जाएगा डी। पशुओं को जो सूखा चारा दिया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो है कहते हैं। ठीक है, और पशुओं को जो गीला चारा दिया जाता है वो कौन सा होता है? उसको कहते हैं साइलेज। पशुओं के गीले चारे को साइलेज कहा जाता है। तो पशुओं के सूखे चारे को क्या कहा जाता है? है कहा जाता है। और पशुओं के बीज युक्त चारे को क्या कहा जाता है? तो पशुओं के बीज युक्त चारे को कहा जाता है फोडर। फोडर को क्या कहा जाता है? पशुओं का बीज युक्त चारा। तो बिना बीज युक्त चारे को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है फोरेज। ठीक है, ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। सूखे चारे को क्या कहा जाता है? तो है कहा जाता है। गीले चारे को क्या कहा जाता है? तो साइलेज कहा जाता है। बीज युक्त चारे को क्या कहा जाता है? तो फोडर कहा जाता है। और बिना बीज के चारे को क्या कहा जाता है? तो फोरेज कहा जाता है। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। एक प्रश्न से 5 प्रश्न बन गए। इस सीरीज में टोटल मिला के कितने प्रश्न है? 25 प्रश्न है। लेकिन हर प्रश्न से 4 से 5 प्रश्न और निकलते हैं। तो दोस्तों वैसे देखा जाए तो 25 प्रश्न है, लेकिन 100 के बराबर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कोक्सीडियोसिस किस रोग का अन्य नाम है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, खूनी पेचिश। ठीक है, और ये जो खूनी पेचिश होता है वो किस में होता है? मुर्गियों में। मुर्गियों में फैलने वाला जो रोग है वो है खूनी पेचिश, और इसको कोक्सीडियोसिस के नाम से भी जाना जाता है। तो इस रोग में मुर्गियों को दस्त लगने लग जाती है और खाना पीना ये बंद कर देती है। जो मुर्गियां हैं वो खाना पीना बंद कर देती हैं। ठीक है, और इस रोग का क्या नाम है? तो कोक्सीडियोसिस रोग है, जिसको खूनी पेचिश के नाम से भी जाना जाता है। और ये किससे फैलता है ये पूछ लिया जाए तो प्रोटोजोआ से फैलता है। किससे फैलता है? प्रोटोजोआ से फैलता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बोझा ढोने हेतु गाय की सबसे अच्छी नस्ल कौन सी है? सिंधी जो नस्ल है, दुधारू नस्ल है, ये तो हो नहीं सकती। ठीक है, थारपारकर जो नस्ल है द्विपरियोजनी नस्ल है, और कांकरेज भी द्विपरियोजनी नस्ल है। ठीक है, अमृत महल जो नस्ल है वो ओनली बोझा ढोने के काम में आती है। इसका आंसर हो जाएगा बी, अमृत महल जो नस्ल है वो बोझा ढोने हेतु सबसे अच्छी नस्ल है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सांड के वीर्य का पीएच कितना होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5.5, 4.5, 6.5 या 7? इसका आंसर हो जाएगा सी, 6.5। सांड के वीर्य का जो पीएच होता है वो कितना होता है? तो 6.5 होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, टोडा किसकी नस्ल है? भैंस, गाय, भेड़ या बकरी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, टोडा जो है वो भैंस की नस्ल है। ठीक है, और ये कहाँ पर पाई जाती है? तो ये पाई जाती है दक्षिणी भारत में। और दक्षिणी भारत में भी कहाँ पर? तो तमिलनाडु में। तमिलनाडु की नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाती है। कौन सी नस्ल? टोडा भैंस की नस्ल। ठीक है, और ये विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुकी है। ये बात भी आपको ध्यान में रख लेनी है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, नवजात शिशु को उसके बाहर का कितना खीस पिलाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा सी, 1/10वां भाग पिलाते हैं। ठीक है, उसका जो वजन होता है उसका 1/10वां भाग क्या पिलाते हैं? तो उसके बाहर का खीस पिलाते हैं। अब ये जो खीस है वो क्या चीज़ है? जब माता अपने बच्चे को जन्म देती है उसके बाद जो उसका पहला दूध निकलता है उसको क्या कहा जाता है? तो और जो खीस का स्वाद होता है वो
तीखा होता है। अगर ये पूछ लिया जाए कि माता का जो पहला दूध है वो बच्चे को क्यों पिलाया जाता है, कितना पिलाया जाता है, ये तो पता चल गया, 1/10वां भाग पिलाया जाता है। क्यों पिलाया जाता है? क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। क्या पाए जाता है? एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो बच्चे के पोषण के लिए मददगार होते हैं। ठीक है, फर्स्ट तो ये बात होगी। उसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, वो क्या काम करते हैं? जब बच्चा जन्म लेता है तो बहुत ही कमजोर होता है, और कमजोर होता है तो उसको रोग लगने की संभावनाएं बढ़ जाती है, और उस रोग से बचाने के लिए उसको खीस पिलाया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राजस्थान में सेवड़िया पशु मेला किस जिले में पड़ता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सांचौर में। पहले हम इसको क्या पढ़ते थे? जालोर का सांचौर। जालोर के सांचौर में भरता था पहले सेवड़िया पशु मेला, और वर्तमान में सांचौर जिले को अलग कर लिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सांचौर जिला, जिसमें सेवड़िया पशु मेला भरता है। और कब भरता है ये पूछ लिया जाए तो ये भरता है चैत्र शुक्ल एकादशी को। चैत्र शुक्ल एकादशी को सेवड़िया पशु मेला कहां पर भरता है? तो सांचौर जिले में। सांचौर में कहां पर भरता है? तो सांचौर के रानीवाड़ा में भरता है। ठीक है, रानीवाड़ा, जहां पर राजस्थान की सबसे बड़ी डेयरी है, सबसे बड़ी डेयरी स्थित है। कहां पर स्थित है? रानीवाड़ा में। और यहां पर क्या भरता है? तो सेवड़िया पशु मेला। और कौन से जिले में भरता है ये पूछ लिया जाए तो सांचौर जिले में भरता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। विश्व की सबसे भारी गाय की नस्ल कौन सी है? ब्राउन स्विस, होल्स्टीन फ्रीजियन, गर्सनिया, जर्सी। ये जितनी भी गाय हैं वो कौन सी है? विदेशी गाय। अब विदेशी गाय में कौन सी गाय है जो विश्व की सबसे भारी गाय की नस्ल है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, होल्स्टीन फ्रीजियन है से भारी गाय की नस्ल है। ठीक है, और ये जो गाय है इसका प्रतिब्यांत दूध जो उत्पादन करती है ये, वो कितना करती है? 6000 लीटर। कितना करती है? 6000 लीटर ये पर ब्यांत दूध दे देती है। ठीक है, और इसके जो दूध में वसा होती है वो कितनी होती है? 3.5 से 4%। वसा की मात्रा इसके दूध में कम होती है। अगर ये पूछ लिया जाए कि ऐसी कौन सी विदेशी गाय है जिसके दूध में सर्वाधिक वसा की मात्रा होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जर्सी। जर्सी ऐसी गाय है जिसके दूध में सर्वाधिक वसा की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, और ऐसी गाय कौन सी है विदेशी जो सर्वाधिक दूध देती है? ऐसा पूछ लिया जाए तो होल्स्टीन फ्रीजियन। और विश्व की सबसे भारी गाय की नस्ल कौन सी है? तो होल्स्टीन फ्रीजियन। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और जो होल्स्टीन फ्रीजियन है इसका उत्पत्ति स्थान कहां से है? तो हॉलैंड से। कहां से है? हॉलैंड से। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों ये थे पशुपालन टेस्ट सीरीज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे।